Hello everyone, this is Sangeeta Yadav and welcome back to the S3 Institute for Environment Foundation. In this video, we are going to learn about EIA, Environmental Impact Assessment. हम लोग इस वीडियो में EIA के बेसिक्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. So, let's start our video. अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी. वो ये है, S3 इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट फाउंडेशन ने जो है आने वाले हमारे टेस्ट के लिए यूजीसी एनटीए नेट का जो एग्जाम है उसके लिए ऑनलाइन कोर्स जो है वो लॉन्च किया है. और ये जो कोर्स है 21 मार्च से स्टार्ट हो रहा है. इसमें हम लोग यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम के लिए और एएसआरबी नेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं. कोर्स की जो डिटेल्स है वो ये है कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी पेपर 2 के लिए जो हमारा इन्वायरमेंटल साइंसेज है, और क्लासेस जो है वो 6 to 7:30 इवनिंग में होगी. पेपर 1 के लिए आपको 7:30 to 8:30 मॉर्निंग में क्लास दी जाएगी. आपको ई नोट्स और जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किए जाएगा. रिवीजन क्लासेस और डाउट क्लासेस रखी जाएंगी और मॉक टेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. इन सभी के लिए हमारी जो फीस है वो ये है. And if you want to join us, you can contact us on these details. You can directly contact us with these numbers, or you can WhatsApp us, or you can mail us on these email. इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. एंड अभी हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है EIA. सबसे पहले तो EIA होता क्या है? EIA का मतलब है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो 3 वर्ड्स हैं जो क्या स्पेसिफाई करते हैं, उनसे हमें पता चलता है इन्वायरमेंट पे होने वाले इम्पैक्ट को असेस करना. वो होगा हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. तो जो सबसे पहले हमारा EIA स्टार्ट हुआ था वो यूएसए में 1970s में स्टार्ट हो गया था विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट इन 1969. उसके बाद 1989 में वर्ल्ड बैंक ने अडॉप्ट किया EIA को, जिसके एफर्ट्स ने EIA को क्या क्या स्ट्रेंथन किया. फिर रियो अर्थ समिट जो हुई हमारी 1992 में, यहाँ से हमारा जो EIA है उसको मेन स्ट्रेंथ मिली. इंडिया में EIA कब आया? 1994 में इंडिया में EIA आया. और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है, अभी जो MOEFCC है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उन्होंने EIA का जो नोटिफिकेशन है वो फॉर्मुलेट किया अंडर EPA एक्ट 1986. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर उन्होंने जो है जो हमारे EIA का नोटिफिकेशन है वो फॉर्मुलेट किया. अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की. तो जो डेफिनेशन है हमारी EIA की, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी डेफिनेशन है EIA की वो है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, इवैल्यूएटिंग एंड मिटिगेटिंग. क्या कर रहा है EIA हमारा? आइडेंटिफाई कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है और उसके बाद मिटिगेट कर रहा है यानी कि खत्म कर रहा है. तो सबसे पहले तो क्या किया, इन्वायरमेंट में देखा कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आइडेंटिफाई किया कि ये इम्पैक्ट हो रहा है. फिर प्रिडिक्ट किया कि आगे अगर हमने ये प्रोजेक्ट लगाया तो ये इम्पैक्ट हो सकता है, दिस इज प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट कर दिया. फिर इवेल्युएट करना कि कितना इम्पैक्ट होगा, मैग्नीट्यूड बता दिया हमने, वो हो गया हमारा इवेल्युएशन. फिर मिटिगेट करना कि जो हमारे इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है या फिर खत्म किया जा सकता है, वो हो गया हमारा मिटिगेशन. तो EIA जो है हमारा जो EIA की जो प्रोसेस है हमारी वो किस काम आती है? आइडेंटिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, इवेल्युएटिंग एंड मिटिगेटिंग. क्या, किस चीज को? बायोफिजिकल, सोशल एंड अदर रेलेवेंट इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट proposals prior to major decision being taken and commitments made. हम बेसिक से समझते हैं. जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट लगाना होता है उससे पहले हमें
ईसी की रिक्वायरमेंट होती है। ईसी क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। अब ईसी को लेने के लिए हमें ईआईए करवाना पड़ता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो करवाना पड़ता है। अब ये ईआईए जब हम करवाते हैं तो ये हमें बताता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट लगने वाला है उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। प्रोजेक्ट लगने की वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ सकते हैं और हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आ सकते हैं। सो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को ईसी जो है अप्रूव करते हैं तब हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट पे होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो कम है rather देन जो हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट है। मीन्स नॉट फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, बट जो हमारा क्राइटेरिया है टू मेजर इम्पैक्ट्स वो एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है कि किस तरह से हम उन्हें मेजर करेंगे। अब होता ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट्स ज्यादा आ गए हैं तो हमने उस प्रोजेक्ट को कर दिया रिजेक्ट, हमने इसे ईसी नहीं दी, इस प्रोजेक्ट के लगने के लिए अब ईसी चाहिए, अब ईसी मिली नहीं तो प्रोजेक्ट लगेगा नहीं। अब प्रोजेक्ट अगर नहीं लगेंगे, किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें तो अगर वहां पे प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे तो क्या होगा, उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। अब हमें डेवलपमेंट भी करना है और हमें इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। सो यहाँ से एक टर्म जो अभी निकल के आया है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ईआईए जो है वो एक टूल की तरह काम करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए टूल की तरह कैसे काम करेगा, हमें इसी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, हमें डेवलपमेंट भी करना है, हमें प्रोजेक्ट लगाना भी है, मतलब हमें हमारे प्रोजेक्ट को कैंसिल भी नहीं करवाना। तो जनरली क्या देखा जाता है, जब भी हम प्रोजेक्ट के होने वाले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को देखते हैं तब हम कंपेयर करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से होने वाले बेनिफिट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट पे होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट्स से कितने कम है या कितने ज्यादा है, क्या हमारा जो डेवलपमेंट है इससे होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कंपनसेट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तब हम जो है ईसी को अप्रूव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर ईआईए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो रिपोर्ट होती है उसके बेसिस पे हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके लिए ईसी अप्रूव किया जाता है। तो ईआईए हमारे लिए क्या हो गया है, अब ईआईए एक तो ये एक प्रोसेस हो गई है, ईआईए जो है वो एक प्रोसेस है और दूसरा ये एक टूल है, टूल की तरह भी वर्क कर रहे हैं ना, कि ईआईए से हम पता लगा रहे हैं किस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर कॉज करेगा। ध्यान रखना है ईआईए दोनों ही इम्पैक्ट्स को मेजर करता है, सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मेजर नहीं करता है। ईआईए जो है हमारा बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स को मेजर करता है। दोनों इम्पैक्ट्स को मेजर करने के बाद कंक्लूजन में ये बताया जाता है कि जो इम्पैक्ट्स हैं आफ्टर कंपेयरिंग बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, मेजर इम्पैक्ट्स जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो ईआईए है वो सिंगल साइट के लिए होता है, सिंगल साइट विच मीन्स कि ईआईए में जो है अल्टरनेटिव जो प्रोसीजर्स हैं वो भी देखे जाते हैं। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईआईए जब हमें करना होता है तो सबसे पहले हमारे साइट का सिलेक्शन जो है वो किया जाता है। अब साइट को सेलेक्ट करने के लिए ऐसा नहीं है जब हम ईआईए करेंगे तो सिंगल साइट को रखेंगे, हम एक अपनी मेन साइट को रखेंगे, उसके अलावा हमारे पास अल्टरनेटिव साइट्स जो है वो भी रहेंगी, ताकि ये देखा जा सके कहीं जो हमने मेन साइट प्रपोज की है उसके कंपैरेटिवली जो दूसरी साइट्स हैं कहीं वो तो इन्वायरमेंट के ऊपर
कम नेगेटिव इम्पैक्ट कोज नहीं कर रही है। अगर मेन साइड के कंपैरिजन में हमारी अल्टरनेटिव साइड्स के लेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, तो हम अल्टरनेटिव साइड्स को चूज करते हैं ईआईए की प्रोसेस में, ताकि इन्वायरमेंट के ऊपर मिनिमम से मिनिमम इम्पैक्ट जो है वो देखे जा सके। तो बेसिक पर्पज क्या हो गया है इन्वायरमेंट का, कोई भी प्रोजेक्ट जब हमें लगाना हो, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग ईआईए जो है वो करवाते हैं, ताकि ये देखा जा सके कि इन्वायरमेंट के ऊपर होने वाले जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट है, या तो इन्वायरमेंट जो है वो बुरी तरह से हार्म होगा उन प्रोजेक्ट से या फिर नहीं होगा। अब बात आती है पर्पज ऑफ ईआईए। ईआईए का पर्पज क्या है? तो ईआईए जो है वो डिसीजन मेकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। हमने यही कहा कि ईआईए जो है उसकी हेल्प से हमें ईसी मिलता है। ईसी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड होता है। ईआईए ने क्या किया? ईआईए ने ईसी को दिलवाने में डिसीजन मेकिंग का रोल प्ले किया, यानी कि ईआईए जो है एक प्रोसेस है और डिसीजन मेकिंग टूल है, जिसके थ्रू हमें ईसी मिलती है। फिर ये डेवलपमेंट जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एज एन एड की तरह काम करता है। किस तरह से? कि क्योंकि ईआईए की प्रोसेस के बाद ही हमें जो है प्रोजेक्ट को लगाना है या नहीं लगाना है वो परमिशन मिलती है। इसलिए ईआईए जो है हमारा एज एन एड इन द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वर्क करता है। फिर टू बी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमने ये देखा हमारी पिछली स्लाइड में कि इन्वायरमेंट जो है ये ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ईआई की जब प्रोसेस की जाती है, जब हमें ईसी मिलता है, तो ये ध्यान में रखा जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है उनको रिड्यूस किया जा सके इन्वायरमेंट के ऊपर, और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो है उनको इम्प्रूव किया जा सके, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कर सके। ईआईए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। तो हमें क्या पता चला कि ईआईए हमारा एक टूल है, ईआईए एक प्रोसेस भी है, ईआईए में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ईआईए की हेल्प से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट लगाना है या फिर नहीं लगाना है। तो ईआईए जो है हमें बहुत सारे फैसले लेने में हेल्प करता है रिगार्डिंग एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ईआईए की। जो ईआईए है उसका पहला टाइप जो है हमारा वो है स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट। अब ये जो है असेसमेंट है, स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट जो है सी जिसको हम बोलते हैं, वो बेस्ड है हमारे डेवलपमेंटल पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स की एनालिसिस के ऊपर। यानी कि सी में हम लोग किसी भी डेवलपमेंटल पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स के इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स का एनालिसिस करते हैं। सी जो है वो ईआईए के इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। यानी कि ईआईए हमारा एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर हमारा सी जो है वो इंक्लूडेड होता है। ईआईए के लिए हेल्पफुल होता है सी जो है हमारा, वो सी जो है वो असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग में ईआईए, तो ये ध्यान में रखना है। फिर है रीजनल ईआईए। रीजनल ईआईए जो है पर्टिकुलर रीजन्स में किया जाता है। रीजन्स जो होते हैं पर्टिकुलर, उनको फोकस में रख के किया जाता है कि वहां के इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक कंसर्न्स जो है उनको इंटीग्रेट किया जाता है डेवलपमेंट प्लानिंग को करने के लिए। तो बेसिक जो याद रखना है यहाँ पे वो ये है कि रीजनल ईआईए हमारा रीजन्स में किया जाता है, रीजन्स जो होते हैं पर्टिकुलर वहां पे किया जाता है। फिर है हमारा सेक्टोरल ईआईए।
तो हमारा सेक्टोरल जो EIA है वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सेक्टर्स जो होते हैं हमारे, उनको उनके लिए किया जाता है। इसमें हमारा क्या है, जैसे माइनिंग है, एयरपोर्ट्स है, टाउनशिप है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स है, इन सब के लिए जब हम EIA करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं कि इन पर्टिकुलर सेक्टर्स का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, तब हमारा सेक्टोरल EIA जो है वो काम में आता है। फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट लेवल EIA। प्रोजेक्ट लेवल EIA में हम लोग जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उनको आइसोलेशन में उनका इम्पैक्ट देखते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, कि कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है उसका इंडिविजुअल इम्पैक्ट जो है, इंडिविजुअल इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा इन्वायरमेंट के ऊपर, rather देन किसी भी प्रोजेक्ट के क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स की बजाय। कि हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट EIA में इंडिविजुअल इफेक्ट्स rather देन क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट लेवल EIA। ओके, EIA में हमारी कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी चाहिए कि EIA में कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टडीज होती हैं, जिसमें से एक आती है हमारी रैपिड EIA। रैपिड EIA क्या होता है? रैपिड EIA में हम लोग 3 मंथ्स या फिर 1 सीजन की जब स्टडी करते हैं, 1 सीजन में स्टडी करते हैं, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट के EIA के लिए जब हम 3 मंथ्स में बेस लाइन डेटा जो है हमारा वो कलेक्ट करते हैं, तब हमारा होता है रैपिड EIA। रैपिड EIA तब किया जाता है जब हमारे पास टाइम की कमी हो, यानी कि 3 महीने या फिर 1 सीजन में किया जाता है। फिर आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव EIA। कॉम्प्रिहेंसिव EIA, कॉम्प्रिहेंसिव EIA जो है हमारा 3 सीजन्स या फिर 9 मंथ्स के टाइम पीरियड में किया जाता है। जब भी हमें किसी प्रोजेक्ट के लिए जब हमारा बेसलाइन डेटा जो है वो हम लोग 9 महीने या फिर 3 सीजन्स में इकट्ठा करते हैं, उसके बेसिस पे फिर हम एक डिसीजन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव EIA। हमारा जो रैपिड EIA होता है वो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव EIA में भी हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे 3 महीने की स्टडी की थी, कॉम्प्रिहेंसिव EIA में हम लोग 9 महीने की स्टडी कर रहे हैं। तो 3 महीने की स्टडी जो है हम अपने कॉम्प्रिहेंसिव EIA में एज एन बेस लेके भी चल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी, बेस लाइन डेटा। बेस लाइन डेटा क्या होता है? अब बेस लाइन डेटा जो है हमारा, लेट्स से कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है। ये प्रोजेक्ट जब हमें स्टार्ट करना है, तब प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने से पहले वहां के जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो क्या है, कैसी है। जब हम वहां की प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले की कंडीशंस को स्टडी करते हैं, तब जो डेटा हम लोग इकट्ठा करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं बेस लाइन डेटा। ठीक है। अब बेसलाइन डेटा और प्रोजेक्ट के बाद जब हम डेटा को इकट्ठा करते हैं, उन सब के बारे में हम जब स्टेप्स पढ़ेंगे EIA के, उसमें हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे बेसलाइन डेटा जो वर्ड है वो यूज हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बेसलाइन डेटा क्या होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग EIA के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि EIA के जो स्टेप्स है वो क्या होते हैं, जैसे हमारा स्क्रीनिंग है, स्कोपिंग है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। If you want to join us, you can contact us on the given details. Details मैंने आपको स्टार्टिंग में स्लाइड पे भी प्रोवाइड की थी, उसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। Till then, keep reading and prepare well for your exam.